स्टार्ट करें। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार, मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर ऋषिकुल योगपीठ की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर पारुल पटेल जी पधार चुकी हैं और अब वेबिनार प्रारंभ करने की अनुमति मुझे भी मिल गई है। आइए अब हम ईश्वर की वंदना करते हैं। कमर गर्दन सीधा करें, पूर्णता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम। दोनों हथेलियों का दर्शन करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें। और अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर बीएन शुक्ला जी से कि वो हमारी प्रवक्ता डॉक्टर साहब को आमंत्रित करें और वेबिनार प्रारंभ करने की अनुमति दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज 5 अप्रैल 2022 बहुत ही सौभाग्य का दिन है और हर्ष का दिन है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि हमारे इस वेबिनार आयोजन में लगातार सेवा भाव से सेवा दे रही हैं, समय दे रही हैं डॉक्टर पारुल पटेल जी। उनका मैं तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि अपना इतना मूल्यवान समय जो है हमारे इस वेबिनार के लिए और सारे समाज के लिए, ऋषिकुल परिवार के लिए दिया जा रहा है इनके द्वारा। और आज का जो विषय है एनाटॉमी का, लगातार जारी होते हुए आज चौथा पार्ट है इसका, जिसमें आपको आज कंकाल तंत्र पर जो है व्याख्यान मिलने वाला है। जो शरीर का ढांचा कहा जाता है, उसी पर जो है पूरा शरीर जो है आपका हर तरीके से जो है स्टेब्लिश रहता है। उस पर आज बहुत सारे पार्ट वाइज सब कुछ डिस्क्राइब किया जाएगा। तो हमारे इस फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से जो भी जुड़े हुए योग साधक हैं वो बहुत ही तल्लीनता से इस तरह के व्याख्यान को सुने, समझें, ताकि उनको उसका लाभ मिल सके। और अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करूंगा अनुपम कुमार जी को, बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर, की आएँ और डॉक्टर बहन का स्वागत अभिनंदन करें और कार्यक्रम को शुभारंभ करें। धन्यवाद सभी को प्रणाम। मेरा नाम अनुपम कुमार प्रोफेसर है और आज के सत्र में एक बार फिर पारुल मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है मैडम का स्केलेटल सिस्टम। तो पढ़ते हैं मैडम के पास और आपके टॉपिक के बारे में जानते हैं। मैडम आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हरिओम सभी को। मेरा नाम डॉक्टर पारुल पटेल है। मैं सूरत गुजरात से हूँ और मैंने BAMS किया है विद गोल्ड मेडल फ्रॉम गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से। और मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर हूँ फ्रॉम IYA विद 88% ऑफ मार्क्स। आज मैं एनाटॉमी का 4th लेक्चर ले रही हूँ और मैं ऋषिकुल योगपीठ को धन्यवाद देती हूँ, भगवान दास जी को, देवनाथ जी को और अनुपम जी को, कि मुझे आज आपने इस मंच पर आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। और आज हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। उसके बारे में मैं आज आपको समझाऊंगी। स्केलेटल सिस्टम जैसे नाम है कि स्केलेटल यानी कि हमारा कंकाल, कंकाल तंत्र हम बोलते हैं, या तो हम उसको अस्थि तंत्र बोलते हैं। तो अस्थि तंत्र के बारे में आज हम थोड़ी जानकारी लेंगे
और अस्थि तंत्र का क्या महत्व है, उसके कितने प्रकार हैं और वो हमारी बॉडी के लिए कितना महत्व रखता है, उसके बारे में आज हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम को हम सामान्य भाषा में कंकाल तंत्र बोलते हैं और अस्थि तंत्र बोलते हैं। उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य उसका है कि वो हमारे शरीर को आधार देता है, यानी कि पोस्चर बनाता है वो हमारे शरीर का। हमारे जो अंदरूनी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको रक्षा प्रदान करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, हमारे पूरे शरीर को वो आधार देता है। और हमारा जो ढांचा होता है, शरीर का जो ढांचा होता है वो उसी से बना हुआ होता है। वो जिस तरह से शेप देता है हमारी बॉडी को और हमारा पोस्चर उसी से क्रिएट होता है। तो आगे चलते हैं कि उसके प्रकार कितने हैं। तो अगर हम सिंपल उसका स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं तो उसके 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है उसका लॉन्ग बोन्स, यानी कि लंबे अस्थि होते हैं। वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो हमारे हाथ में और हमारे पैर में वो लंबी अस्थियां होती हैं, इसलिए उसे लॉन्ग बोन्स बोलते हैं हम। इसके बाद आते हैं शॉर्ट बोन्स यानी कि हमारी हथेली और हमारे तलवे, उसमें जो आते हैं वो शॉर्ट बोन्स कहलाए जाते हैं। तीसरे हैं फ्लैट बोन्स यानी कि चपटे हुए, तो उसमें आते हैं हमारे कपाल के और हमारा स्कैप्यूला, ये पीछे का जो होता है कंधे के पार्ट, वहाँ उस टाइप के बोन्स होते हैं उसमें। दूसरा है हमारा इरेग्युलर बोन्स, यानी कि उसका कोई शेप नहीं होता, इरेग्युलर होते हैं। तो हमारा जो फेस होता है उसके जो बोन्स होते हैं वो स्पेसिफिकली सारे बोन्स इरेग्युलर शेप में होते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक आकार नहीं होता, ना तो लंबे होते हैं, ना छोटे होते हैं, ना स्क्वायर होते हैं, ना रेक्टेंगल होते हैं, ऐसा कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसलिए उसको इरेग्युलर बोन्स बोलते हैं। और एक 5th प्रकार भी है, तो वो थोड़ा मॉडर्न है लेकिन उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसको सीस्मॉइड बोन बोलते हैं, यानी कि वो हमारा जो चणकास्थि है उसका एक प्रकार होता है, वो थोड़ा डिटेल में है, लेकिन हम सिर्फ समझने के लिए ये 4 प्रकार मेन है और ये एक 5th प्रकार किसी जगह पर मेंशन हुआ है। अभी हम मेन फिजिकली वाइज उसका देखेंगे कि अस्थियां किस प्रकार से डिवाइड हुई है, उसके फिजियोलॉजी और उसकी स्ट्रक्चरल पार्ट से वो किस तरह से डिवाइड हुई है। तो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो बोला जाता है एक्सोस्केलेटल और दूसरा है एंडोस्केलेटल। एक्सोस्केलेटल यानी कि जो बाहर अस्थियां होती हैं, जो बाहर दिखती है, जैसे नाम बताया एक्सो का मतलब है बाहर, बाह्य अस्थियां। और दूसरी होती है एंडोस्केलेटल यानी कि अंतः कंकाल। तो ये दोनों में क्या फर्क होता है? अभी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हम सेकंड कैटेगरी में आते हैं, एंडो स्केलेटल के अंदर, यानी कि हमारा जो बोन्स होते हैं वो हमारे अंदर की साइड में होते हैं, हमारे बाहर की साइड में नहीं होते बोन्स। और जितने मैमल्स होते हैं उनके अंदर की साइड में होते हैं। अभी हम बात करेंगे कि बाह्य कंकाल किसको बोलते हैं। उसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाह्य कंकाल किसको बोलते हैं। बाह्य कंकाल जो है, वो जो फिश होती है उसके ऊपर हम स्केल्स देखते हैं, है ना, उसको गिल्स बोलते हैं। तो वो जो होता है वो उसको फिश को प्रोटेक्ट करता है, तो वो उसका एक्सटर्नल बोन हो गया। दूसरा आता है टॉर्टस, यानी कि जो कछुआ होता है, तो कछुए के ऊपर एक ढांचा बना हुआ होता है, तो वो उसका पूरा उसको बाहर से प्रोटेक्ट करता है। वो उसकी जो 5 अंग होते हैं वो उसको अंदर सिकुड़ लेता है, और उसका जो बाहर का लेयर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, अगर उस पे से स्ट्रक भी चली जाए ना तो उसको कुछ नहीं होता, तो वो उसका बाह्य कंकाल हो गया। और दूसरा जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में जो फेदर्स होते हैं यानी कि जो पंख होते हैं, तो वो भी उनका स्केलेटल होता है, वो एक्सोस्केलेटल बोलते हैं। अभी आते हैं हम एंडोस्केलेटल पे। एंडोस्केलेटल यानी कि शरीर के अंदर पाया जाता है। तो ह्यूमंस के अंदर जो होता है वो अंतः कंकाल होता है, यानी कि एंडोस्केलेटल होता है। एंडोस्केलेटल हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है बोन्स और दूसरा है कार्टिलेज। बोन्स और कार्टिलेज के बीच में भी कई बार डिफरेंसेस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में भी, कि बोन्स में और कार्टिलेज में क्या फर्क होता है। तो आज हम समझेंगे कि बोन्स क्या है, वो किस तरह से बने हैं, और कार्टिलेज क्या है, वो किस तरह से बने हुए हैं। बोन्स जो हमारे हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं, उसमें कैल्शियम होता है और कार्बोनेट होता है, 2 सब्सटेंस होते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट की वजह से वो हार्ड हो जाते हैं, यानी कि वो एक सपोर्ट क्रिएट करते हैं, आधार देते हैं बॉडी को, और उस पर हम वेट बेरिंग हो सकता है।
तो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं। और दूसरा है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस की मात्रा भी उसके अंदर होती है। और फॉस्फोरस और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दो पदार्थ से मिलकर हमारा पूरा जो बोन होता है उसका स्ट्रक्चर बनता है। जैसे सीमेंटिंग होता है, तो सीमेंटिंग के अंदर हम कैल्शियम के अंदर हम चूने में पानी डालते हैं तो कितना मजबूत हो जाता है। जब हम कलर करते हैं, घर में पुताई करते हैं, तो कैल्शियम के अंदर हम पानी डालते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सीमेंटिंग का काम करता है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट हमारे बॉडी के अंदर सीमेंटिंग का काम करता है। दूसरा आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या करता है? फॉस्फोरस जैसे कि हम माचिस की तिल्ली होती है, उसके ऊपर जो दहन होता है ना, वो फॉस्फोरस से बना होता है। तो जब हमारा शरीर पार्थिव हो जाता है, यानी कि पंच महाभूत में लीन हो जाता है, तो हम उसको अग्निदाह देते हैं। उस समय जो हमारे बोन्स के अंदर फॉस्फोरस होता है वो ही जलता है। तो हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि ये बॉडी आग नहीं पकड़ रही, यानी बहुत पापी है। ऐसा नहीं होता है, वो बॉडी के अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है, उसी वजह से वो दहन होता है, उसका अग्नि संस्कार होता है। दूसरा है हमारा जो बोन्स है, बोन्स के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है। जो प्रोटीन बना हुआ होता है उसको ओसिन बोलते हैं। ओसिन नाम का जो प्रोटीन है उसी से हमारा बोन्स बना हुआ होता है। और उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसको हम ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं और ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। उस अंदर की जो रचना होती है, जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बोन्स के अंदर हमें ये दो चीज पाई जाती है, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट। अभी आते हैं हम कार्टिलेज पर। कार्टिलेज कैसे डिफर होता है? जैसे मैंने आपको बताया आगे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फोरस से हमारा बोन्स बना है, इसी तरह से कार्टिलेज जो होता है वो कैल्शियम और फॉस्फेट से बना है। वहां पे फॉस्फोरस है जो दहन करता है, यहाँ पर है फॉस्फेट। फॉस्फेट की वजह से जो कार्टिलेज होता है वो सॉफ्ट होता है, उसमें जो सॉफ्टनेस आती है वो कार्टिलेज में वो फॉस्फेट की वजह से आती है। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि उसका निर्माण कैसे होता है। तो उसका निर्माण जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ एक मैट्रिक्स होता है, यानी कि एक ऐसी जाली जैसी रचना होती है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स से बना होता है, तो इसी की वजह से वो वहां पर वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना है। और वहां पर हमने देखा कि वो ओसिन से बना होता है, बोन्स। और यहाँ पर उसका निर्माण, कार्टिलेज का निर्माण जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। और उसके एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं कि जब हमने आगे भी चर्चा की थी, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया था, वहां पर भी मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा ट्रेकिया होता है उसके अंदर सी टाइप के जो रिंग्स होते हैं वो कार्टिलेज है। ईसोफेगस के अंदर भी जो रिंग्स होती है जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करती है, उसकी वजह से खाना हमारा आगे जाता है। तो वो जो हमारे ईसोफेगस के पास रिंग्स होती है वो कार्टिलेज की बनी हुई होती है। दूसरा है हमारा कान का ये पिन्ना बोलते हैं इसको। ये जो कान का पार्ट है ना, ये सॉफ्ट होता है, ये भी एक प्रकार का बोन है, लेकिन ये कार्टिलेज है। ये हमें बाहर से दिखता है, ये पूरा कार्टिलेज है, हम उसको घुमा सकते हैं इस तरह से, तो स्टिफ नहीं होता है। इसके अंदर फॉस्फेट होता है, उसकी वजह से हम उसको वो सॉफ्ट रहता है। दूसरा आता है हमारा नाक। नाक के अंदर जो ऊपर का पार्ट होता है, एकदम ऊपर वाला पार्ट, उसको हम कोंचा बोलते हैं, नाक का कोंचा, नेजल कोंचा। वहां पर भी कार्टिलेज पाया जाता है। और जो लंबी अस्थियां होती है, दो अस्थियों के बीच में भी कार्टिलेज होता है, तो उसके घर्षण को वो रोकता है, वहां पर सॉफ्टनेस आता है, तो थोड़ा लुब्रिकेशन होता है। और दो बोन्स के बीच में थोड़ी सी गैपिंग की वजह से हमारे बोन्स मूव होते हैं, जो अस्थियां होती है वो मूव होती है वहां पर लुब्रिकेशन की वजह से। तो ये चीजें मैंने आपको बताई, बोन्स और कार्टिलेज में क्या फर्क होता है। और दूसरा है हमारे लिप्स के नीचे का जो पार्ट होता है ना, वहां पर भी थोड़े कार्टिलेजेस होते हैं। उसकी वजह से हमारा जो बेंडिंग का प्रोसेस होता है, जब हम बेंडिंग होते हैं, आसन करते हैं हम, तो इजीली फ्लेक्सिबल होता है और वहां पर वो बेंड हो पाते हैं, वहां पर कार्टिलेज है इसकी वजह से। अभी हम समझेंगे कि हमारे बॉडी में टोटल बोन्स की संख्या कितनी होती है। तो हमारे एडल्ट बॉडी जो होता है, पुख्त शरीर, उसमें 206 बोन्स होते हैं। 206 बोन्स होते हैं। जब बच्चा थोड़ा बाल्यावस्था में होता है, यानी 8 साल से 10 साल का बच्चा होता है, उसके अंदर 2 बोन्स एक्स्ट्रा होते हैं, तो उस समय पे 208 बोन्स होते हैं। और जब शिशु अवस्था में होता है बच्चा, तो उसके अंदर 270 से 300 तक के बोन्स होते हैं। उसमें थोड़े ज्यादा होते हैं क्योंकि उसके अंदर कार्टिलेज होते हैं और बोन्स होते हैं, बोन्स, कार्टिलेज, और फिर वो आगे जाके जो कार्टिलेज है वो बोन में
फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है और वो जॉइंट हो जाते हैं। इसीलिए जब छोटे बच्चे गिरते हैं ना तो उनको फ्रैक्चर नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर ये सारे कार्टिलेजेस होते हैं और वो धीरे धीरे बड़े होके फिर जब एडल्ट होते हैं तो वो स्टेज पर आकर वो फिक्स हो जाते हैं, कैल्सिफिकेशन हो जाता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हम आसन करवाते हैं तो हमें 8 साल के बच्चों को हमें कोई भी प्रकार के स्ट्रेचिंग वाले और होल्डिंग वाले आसन हम नहीं करवाते। उसका रीजन मेन यही होता है। अभी आते हैं हम कि सिंपल मैं आपको क्लासिफिकेशन बताती हूँ कि हमको कैसे याद रखना है, क्योंकि 206 बोन्स एग्जाम में याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमको समझ में नहीं आता कि 208 बोन्स को हम कैसे याद करेंगे। हमको या तो रट्टोफाई करना पड़ेगा और या तो फिर समझेंगे तो भी हम उसको याद नहीं कर पाते एग्जाम में। लेकिन मैं आज आपको बहुत सिंपल वे से बताती हूँ कि हम उसको कैसे क्लासिफाई कर देंगे और हम उसको कैसे याद रखेंगे एग्जाम में, कैसे हम सिंपल याद रखेंगे कि कुछ भी मगअप करने की जरूरत नहीं है हमको। उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं और हम याद कर लेते हैं उसको कैसे करेंगे। अभी सबसे पहले 206 बोन्स है, हम उसको दो वे में क्लासिफाई कर देते हैं। एक आता है हमारा एक्सियल पार्ट, एक्सियल यानी कि अक्षीय पार्ट, जो हमारा मेन ढांचा होता है, यानी कि हमारा जो ट्रंक होता है वो और हमारा हेड, उसके अंदर ये हेड आ जाएगा, उसके अंदर हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा और हमारा जो रिब्स है वो आ जाएगा। हेड एंड ट्रंक ये दो पार्ट में हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया। और दूसरा हमारा जो होता है एपेंडिकुलर पार्ट, एपेंडिकुलर यानी कि जो मूव होता है, यानी कि 2 हाथ हो गए 2 पैर हो गए, उसको हम बोलेंगे अनुबंध। अनुबंध के अंदर ये लिम्स आ जाएंगे हमारे, यानी कि एक्सट्रीमिटीज। तो हमारा मेन ढांचा हो गया और दूसरे एक्सट्रीमिटीज हो गए। अभी मेन ढांचा के अंदर हमारे टोटल 80 अस्थि आते हैं, 80। तो अगर हम 206 में से 80 अस्थि निकाल देते हैं तो बाकी के हमारे लिम्स के लिए कितने रह गए? 126। ठीक है, तो सबसे छोटे हैं पहले हम 80 वाले को पकड़ते हैं, उसके बाद हम 126 पर जाएंगे। अभी जो 80 वाले हैं वो किस तरह से डिवाइड हुए हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा हेड। हेड में हमारे 29 अस्थि होते हैं। इसके बाद आता है हमारा मेन जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें 26 अस्थि आते हैं और जो हमारा रिब्स का कैविटी होता है उसमें 25 आते हैं। तो सबसे पहले हम रिब्स का याद रखेंगे तो 25 है वहां पर, तो सबसे पहले 25 याद रख लेते हैं, ये 25 हो गए। इसके बाद हमारा करोड़रज्जु आएगा, करोड़रज्जु में उससे एक ज्यादा होता है, मतलब ये 25 हुए वहां पर 26, तो ये याद रखने में इजी रहेगा। पहले 25 आ गए, उसके बाद हम 26 को पकड़ेंगे और उसके बाद 29 आएगा जो हमारा हेड का पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 20 जो हमारे 25 मैंने आपको बताए उस पर हम पहले बात करते हैं। 25 में रिब्स आते हैं हमारे, यानी कि हमारी पसलियां, सिंपल हम बोलेंगे पसली का भाग, जो हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं ना वो। तो वहां पर राइट साइड पर 12 और लेफ्ट साइड पर 12, तो 12 और 12 हमारे 24 हो गए। और हमारा जो बीच का पार्ट होता है ना उसको स्टर्नम बोलते हैं, तो वहां पर 1, यानी कि 12 12 24 और 1 25 हो गए टोटल। अभी 12 को कैसे क्लासिफाई करेंगे हम? तो जो 12 रिब्स होती है हमारी, उसके अंदर मेन जो 7 होती है ना वो ट्रू रिब्स होती है, यानी कि सही में वो हमारी रिब्स होती है। इसके बाद 3 आती है, उसको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। फॉल्स रिब्स यानी कि वो स्टर्नम के साथ जुड़ी नहीं होती है, जो ट्रू रिब्स है वो स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती है। और जो 3 मैंने आपको बताई फॉल्स है वो हमारी जो स्टर्नम है उससे वो जुड़ी नहीं होती है, वो एक रिब के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस तरह से एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती है। और जो लास्ट मैंने 2 बताई वो फ्लोटिंग होती है। फ्लोटिंग यानी कि वो तैरती है, यानी कि उसको आगे से सपोर्ट नहीं होता है, उसको सिर्फ पीछे से सपोर्ट होता है। अभी इस प्रकार की अस्थियां जो फ्लोटिंग वाली है वो स्नेक्स में पाई जाती है। तो वो क्या करता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जब हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल होता है तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो, तो उसको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। तो हमारे शरीर में 2 ही फ्लेक्सिबल रिब्स होती है, तो फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं उसको। तो जब हम आसन करते हैं, पश्चिमोत्तानासन करते हैं, पादहस्तासन करते हैं, तो वो जो रिब्स होती है वो फ्लेक्स होती है वहां पर धीरे धीरे, और हमारा बॉडी वहां पर मूव होता है, लेकिन बाकी के जो है वो फिक्स हो गई है। और ये हमारा स्टर्नम है ना, वो एक प्रकार का फैब्रिकेशन में जैसे कैसे हम मोल्डिंग करते हैं, तो सारी 12 और 12 अस्थि को, वो रिब्स को वहां पर भगवान ने उसको मोल्ड कर दिया है, यानी कि उसको जोड़ दिया है। तो वहां से पीछे से भी सपोर्ट, आगे से भी सपोर्ट। तो हमारे जो मेन ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन हमारे जो है, हमारा लंग्स और हार्ट, वो 2 को सपोर्ट करता है, पूरा थोरैसिक कैविटी बना देता है। तो 12 12 24 और एक स्टर्नम, इस तरह से 25 हो गए। याद रखने में एकदम इजी रहता है हमारे।
अभी हम आते हैं वर्टिब्रास पे, यानी कि हमारा मेरुदंड। मेरुदंड जो होता है उसके अंदर 26 होती है, मतलब आगे से एक ज्यादा होती है वहां पर, ऐसे याद रखना है, 25 और पीछे 26। मेरुदंड जो है वो हमारा क्लासिफिकेशन कैसे होता है कि हमारा जो गर्दन का पार्ट है तो इसको हम सर्वाइकल बोलते हैं, गर्दन का, क्योंकि हमारे गर्दन में जब कभी कोई रोग होता है, यहाँ पे डिस्क हट जाती है, ये हट जाती है, तो हम उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। तो ये पार्ट को हम सर्वाइकल बोलते हैं, यानी कि सी। तो सी में जो होती है वो 7 अस्थियां होती है। पीछे जो हमारे मेरुदंड होते हैं उसमें 7 एक दूसरे पे स्लाइड होती है। तो C7, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो यहाँ पर हमको C7 याद रखना है। उसके बाद आता है T, यानी कि T का मतलब होता है थोरैसिक, जहाँ पे हमारी रिब्स होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताई 25। तो वो जो होती है वो मैंने आपको जैसे 7 बताया आगे, तो जो ट्रू होती है। तो जो थोरैसिक पार्ट होता है हमारा वो टोटल 12 बनेगा। 12 हमारी रिब्स होती है, इसीलिए T12। तो T12 आएगा, C7, T12। फिर आएगा उसके नीचे लंबर, L। लंबर यानी कि हमारा कमर, कमर को हम लंबर बोलते हैं। तो लंबर में 5 आएंगे, L1, L2, L3, L4, L5, ये 5 हो गई। उसके बाद हमारा सेक्ट्रल बोन आता है। सेक्ट्रल बोन हमारा श्रोणी में आता है, जो हमारे पीछे जो हमारी सीट होती है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। तो एक होता है और उसके नीचे एक जाता है जो हमारा मूलाधार चक्र पर आता है, उसको हम कॉक्स बोलते हैं। तो एक आता है, यानी कि C7, T12, L5, S1 और C1। तो इस तरह से टोटल 26 हो गई। अभी यहाँ पर हमें एक अस्थि मेन महत्व की होती है कि जब हमारा जो सर्वाइकल पार्ट होता है ये, तो ये इसके साथ ऊपर का जो पार्ट होता है वो हमारे हेड को टच करता है। तो वहां पर वेल्डिंग अच्छे से किया है भगवान ने। वहां पर जो अस्थि है वो जो C1 है उसका स्पेसिफिक नाम दिया है, उसका नाम है एटलस बोन। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एटलस बोन कहाँ पर आता है। वो है C1 ही, लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम दिया है कि एटलस बोन, क्योंकि वो हमारे सर को जोड़ता है, मेन सर को जोड़ता है, इसलिए उसका नाम दिया है एटलस बोन। अभी आते हैं हम दूसरे पार्ट पर, हेड पर। अभी हेड जो है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है और कुछ समझ में नहीं आता। हम कितनी बार पढ़ते हैं ना, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि वो कहाँ गया, किस तरह से गया। अभी वो मैं आपको एकदम सिंपल बता देती हूँ कि जो हमारा हेड है वो हेड को हम खोपड़ी और मुंह इस तरह से पूरा देखेंगे। जो खोपड़ी का पार्ट है ये ऊपर है और जो मुंह का पार्ट है ये फेशियल पार्ट है। तो ये स्कल हो गया और ये हमारा फेस हो गया, यानी कि फेशियल पार्ट हो गया। तो जो हमारा स्कल है, स्कल में 22 बोन्स होते हैं और हमारा जो उसके अंदर पूरे आ जाते हैं। और हमारा कान है, तो कान के अंदर हमारे 6 अस्थि आते हैं। और हमारा जो गला है यहाँ पर एक बोन आता है, उसको हम हायोइड बोन बोलते हैं, वो एक होता है। तो ये हायोइड बोन जो है, जब कभी कोई इंसान फांसी लगाता है ना, तो ये जो हायोइड बोन है उस पर प्रेशर आता है और उसकी वजह से हमारी जो मेन हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है और हम सांस लेने में तकलीफ होती है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। उस समय वो बोन टूट जाता है। तो ये हायोइड बोन जो है वो इस तरह पूरा सपोर्ट करता है आपको। दूसरा हमारा जो कान में होता है, तो कान की भी अस्थियां काफी बार एग्जाम में पूछते हैं कि कान में कितनी अस्थियां होती है। तो कान में टोटल 3 अस्थियां होती है। तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, MIS, मिस। मिस, ये साइड पर मिस और ये साइड पर, यानी कि 3 और 3 6। M का मतलब होता है मैलियस, I का मतलब होता है इनकस और S का मतलब होता है स्टेप्स। मैलियस, इनकस और स्टेप्स, MIS। तो S जो होता है ना, स्टेप्स, वो हमारे जितने भी अस्थियां है ना सब में सबसे छोटा होता है। वो 2 mm की जितना होता है, वो 2.2 mm की इस तरह से कुछ होता है, लेकिन वो सबसे छोटा बोन होता है। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर में सबसे छोटा बोन कौन सा है। तो इस तरह से हम याद रखते हैं। अभी हम आएंगे हमारे स्कल पे और फेस पे आएंगे। स्कल में जो है वो टोटल हमारे 22 बोन्स होते हैं। अभी हम उसको बाइफरकेट करेंगे कि क्रेनियल, यानी कि हमारा जो स्कल होता है, ये पूरा खोपड़ी का पार्ट, उसके अंदर, और फेशियल, फेशियल यानी कि मुंह पर। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रेनियल बोन्स कितने होते हैं और फेशियल बोन्स कितने होते हैं और स्कल बोन्स कितने होते हैं। तो यहाँ पर हमें याद रखना है, स्कल के अंदर दोनों आ जाएगा, क्रेनियल भी आ जाएगा और फेशियल भी आ जाएगा। और स्कल मतलब कि पूरा जो क्रेनियल पार्ट है वो भी और फेशियल पार्ट है वो भी, ये पूरा स्कल हो जाएगा।
तो जो हमारा क्रेनियल पार्ट है ये वाला, इसके अंदर 8 अस्थि आती है, और जो हमारा फेस है तो फेस के अंदर टोटल 14 अस्थि आती है। तो ये वाला भी काफी बार पूछा जाता है, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जो फेस हमारा होता है ना वो चौदहवीं का चांद, हम ऐसे बोलते हैं ना कि चौदहवीं का चांद, वो होता है वो चौदहवीं के चांद की तरह होता है। तो जब जो 14वें दिन जब चांद होता है ना तो वो बहुत सुंदर होता है 14वें दिन, इसीलिए फेस में हमारी 14 अस्थियां होती है। इस तरह से याद रखते हैं तो इजी हो जाता है हमें। तो फेशियल जो बोन्स होते हैं वो 14 होते हैं, और हमारे स्कल क्रेनियल जो होते हैं वो टोटल 8 होते हैं। अभी क्रेनियल 8 के अंदर हमारे 2 पैराइटल यानी कि 2 साइड वाले जो है उसको पैराइटल बोलते हैं, 2 पैराइटल और 2 टेम्पोरल, टेम्पोरल यानी कि कनपटी के पास होते हैं। ये 2 ही 2 होते हैं, बाकी सब 1 होते हैं। 2 पैराइटल और 2 टेम्पोरल। बाकी के जो हमारे हैं ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल यानी कि पीछे हमारा जो सर का पार्ट होता है उसके नीचे आता है, और एक फ्रंटल यानी कि ये हमारा आगे वाला है। दूसरा वाला है सीस्मॉइड, यहाँ पर आता है, और दूसरा वाला है हमारा इक्मॉइड, वो भी यहाँ पर आता है। तो इस तरह से 2 2 और ये 4 मिलके हमारे टोटल हो गए 8, 4 and 4 8। अभी आएगा हमारा फेशियल पार्ट। फेशियल में टोटल 14 होते हैं। 14 हम किस तरह से गिनेंगे, तो हमारा जो मैंडिबल होता है ना, ये जो जिसपे हमारे दांत होते हैं, मैंडिबल पे और मैक्सिला पे, तो मैंडिबल जो बोन होता है ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग बोन हमारा होता है, ये वाला होता है मैंडिबल बोन। और मैंडिबल बोन के अंदर जो हमारे दांत होते हैं ना, दांत की पंक्तियां, तो दांत हमारा इनेमल से बना होता है, और इनेमल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो बोन से भी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम उसको निकाल नहीं सकते। जीवन पर्यंत हमारे दांत वैसे के वैसे रहते हैं, और जब वो हमारा ढांचा उस तरह से बैठ जाता है तभी हमारे दांत निकलते हैं, तब तक हमारे दांत को हम निकाल भी नहीं सकते, और वो बहुत पेनफुल होते हैं क्योंकि वहां पर रूट एंडिंग्स होते हैं। और इसीलिए पूरा डेंटिस्ट्री है ना वो पूरा एक सब्जेक्ट अलग हो गया है, उसको हम बोन्स में नहीं लेते, तो वो पूरा एक सब्जेक्ट हो जाता है डेंटिस्ट्री। और यहाँ पर हम जो मैंडिबल होता है, तो मैंडिबल जो बोन है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होता है, क्योंकि उसको पूरी जिंदगी उसको इस तरह से ये जाइगोटिक जो हमारा सिंथेसिस होता है उसको पूरा वाइब्रेट करना होता है, और पूरा खाना उसको पचाना होता है। जिंदगी भर उसकी हलन चलन क्रिया सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोन माना जाता है। उसके बाद 2 मैंडिबल एक ही है, और उसके बाद वूमर आता है, वो भी एक है। उसके बाद नेजल आता है, तो नेजल ये साइड और ये साइड, तो 2 होंगे नेजल बोन्स। लैक्रिमल यानी कि जो हमारे आंखों की जो आंसू की जो सैक होती है उसको हम लैक्रिमल बोलते हैं, तो उसके पास जो बोन आता है यहाँ पर उसको हम लैक्रिमल बोन बोलेंगे, वो भी 2 होता है, राइट साइड लेफ्ट साइड। दूसरा आता है हमारा नेजल कौन सा, जो मैंने आपको बताया, उसके पास कार्टिलेज होता है, तो वो भी 2 होते हैं। और मैक्सिला यानी कि ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर भी 2 होते हैं। तो इस तरह से मैंडिबल 1, वूमर 1, नेजल 2, लैक्रिमल 2, और हमारा नेजल कौनचा 2 और मैक्सिला 2, इस तरह से 14 बोन्स हो गए हमारे। अभी हम आते हैं, ये हमारा हो गया पूरा स्कल वाला ये वाला पार्ट। अब हम आएंगे एक्सट्रीमिटीज यानी कि जो हमारा एपेंडिकुलर जो स्केलेटल है वो उस पर आएंगे हम। तो एपेंडिकुलर यानी कि हमारे लिम्स, तो लिम्स हमारा राइट लिम, लेफ्ट लिम, नीचे का भी लिम है वो भी राइट लिम लेफ्ट लिम, लेकिन ऊपर का है वो अपर लिम और नीचे का है वो लोअर लिम। इसी तरह से याद रखना है। तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिम अपर लिम क्या है, लोअर लिम क्या है। अपर यानी ऊपर वाला लिम यानी कि जो हमारे एक्सट्रीमिटीज है वो राइट अपर लेफ्ट अपर, और इसी तरह से नीचे आएगा लोअर लिम, राइट लोअर लेफ्ट लोअर। अभी हम उसकी टोटल अस्थियां बात करेंगे, तो टोटल वहां पे भी समझने में बहुत इजी है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। 30 इधर, 30 इधर, 30 इधर, 30 इधर, 30 30 30 60, 30 है 30 60 ऊपर के 60 नीचे के, तो 60 है 60 120 ऐसे ही हो गए, 120 हो गए टोटल। वहां पर हमारे बोन्स होते हैं 126, तो बचे हमारे 6। तो 6 बोन्स में भी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, वो भी मैं आपको इजीली समझा देती हूँ। अभी हम बात करते हैं टोटल 30 हम कैसे काउंट करेंगे। तो हमारा जो हैंड होता है, ये हैंड होता है, यहाँ पर से हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर जो बोन होता है ये 1 होता है, इसके बाद नीचे आएंगे 2 बोन। इसी तरह से पैर में भी होगा, सबसे ऊपर आएगा 1 बोन, उसके नीचे आएंगे 2 बोन। तो यहाँ पर जो वाला हमारा है इसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। ह्यूमरस के नीचे 2 बोन्स आते हैं, एक रेडियस और अल्ना। तो जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे की साइड जो आएगा उसको हम रेडियस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी रेडियल आर्टरी होती है जहाँ से हम
और उसकी जो हम पाल्पिटेशन होते हैं वो हम रेडियल नर्व पर चेक करते हैं, इसलिए वो रेडियल बोन आएगा। तो जब अंगूठे की साइड पर जो बोन है, हम हाथ ऐसे करेंगे तो अंगूठे की साइड पर जो है वो रेडियस बोन आएगा और उसके ऑपोजिट जो होगा वो अल्ना यानी कि वो हमारे बॉडी की साइड आएगा और जो रेडियस है वो बाहर की साइड आएगा। तो बाहर और अंदर, लेकिन हम हाथ ऐसे ऐसे कर देंगे तो हम भूल जाते हैं कई बार। तो हमको अंगूठा याद रखना है कि अंगूठे के पास जो बोन होता है वो हमारा रेडियस होता है और उसकी नेक्स्ट जो होता है वो अल्ना होता है। तो ये रेडियस और अल्ना हो गया हमारा। अब आते हैं, ये 1 हो गया, ये 1 और 1 2, तो यानी कि टोटल 3 हो गए। अभी आते हैं हम कलाई पे। तो देखो इसको, ये वाला भी है ना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, हमको याद रखने में इतना डिफिकल्ट होता है, हम हर बार भूल जाते हैं, हमको याद ही नहीं रहता कि ये कैसे बोन्स को याद रखें। तो मैं आपको सिंपल बताती हूँ कि कलाई जो है उसको हम कार्पल बोलेंगे। कार्पल यानी कि कलाई, ठीक है। तो कार्पल बोन्स जो हमारे होते हैं वो कार्पल, हमारे यहाँ पे छोटे 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 बोन्स होते हैं, है ना। तो एक कलाई है तो यहाँ पर 8 बोन्स होते हैं। इसके बाद आता है हमारा हथेली। तो हथेली को हम मेटाकार्पल्स बोलेंगे। ये कार्पल्स है तो उसके आगे है तो मेटाकार्पल्स बोलेंगे। तो कार्पल्स अगर हमें याद रहेगा तो मेटाकार्पल्स इजीली याद रखेंगे। तो हमारा जो ये हथेली का भाग है उसके अंदर मेटाकार्पल्स होते हैं। तो ये जैसे उंगलियां 5 है तो उसके साथ वहां पर 5 होते हैं। तो यहाँ पर 8 हो गए, यहाँ पर 5 हो गए। तो ये 8 जो हमारे कार्पल्स है वो 8 और मेटाकार्पल्स है वो 5। बस इसी तरह से याद रखना है, कलाई यानी कि कार्पल्स और ये मेटाकार्पल्स। तो ये 8 हो गए, ये 5 हो गए। अभी आएंगे हमारी उंगलियां। तो उंगलियां को हम फिंगर्स बोलते हैं। तो फिंगर्स को उसका थोड़ा सा ही उसको आगे बोलना है आपको, फैलेंजेस। फिंगर्स को फैलेंजेस बोलेंगे। कुछ समझना नहीं, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फिंगर्स यानी फैलेंजेस, वो हाथ की हो के पैर की हो, फैलेंजेस ही बोलेंगे हम उसको। तो ये फैलेंजेस में क्या होता है कि 3 3 3 3 3 करके हमारी 15 होनी चाहिए, लेकिन अंगूठे में हमारी 2 ही होती है, इसलिए 15 में से हम 1 निकाल देंगे तो 14 हो गई। एकदम सिंपल याद रखना है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अंगूठे में दो ही बार हम मोड़ते हैं, इसलिए अंगूठे में 1 नहीं होता है। तो अंगूठे में 2 हो गया तो 3 3 3 3 12 13 14, मतलब 15 में से 1 माइनस कर देंगे तो 14 हो गया। तो ये 14 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 गया। तो हमारा हो जाएगा 30। ठीक है। अभी हम पैर पे आते हैं तो हमारा सबसे पहले जो बोन आता है, जैसे कि हमारा इधर ह्यूमरस था वैसे वहां पर फीमर है। तो फीमर बोन हमारे बॉडी का सबसे बड़े से बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट बोन बोला जाता है। वो एग्जाम में कई बार पूछते हैं और ये तो बहुत सिंपल है, 6-7 स्टैंडर्ड की बुक्स में आ गया है अभी तो, कि सबसे लंबा बोन कौन सा है, तो फीमर आ जाता है। तो फीमर के बाद हमारे 2 नीचे आएंगे, टिबिया और फिब्यूला। जो बड़ा बोन आगे दिखता है चमकीला वो टिबिया है और उसके साइड में जो होता है वो फिब्यूला है। फिब्यूला जो अंदर की साइड होता है और टिबिया जो होता है वो आगे की साइड होता है। आगे से अगर हम देखते हैं कोई एक्सरे को तो हमें टिबिया पहले दिखेगा, फिब्यूला थोड़ा टिल्टेड पीछे की साइड ट्विस्टेड होता है। अभी वहां पर भी इसी तरह से हमको याद रखना है, जैसे हमने आगे हाथ में याद रखा है वैसे हमें पैर में याद रखना है। अभी पैर में क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो कलाई था उसको एंकल बोलते हैं, वहां पर हम टो बोलते हैं। तो टो से हमें क्या याद रखना है, टार्सल। टो से टार्सल, यहाँ पर है कलाई से कार्पल, वहां पर टो है, तो टो से हम याद रखेंगे टार्सल। तो टार्सल हमारे जो बोन्स होते हैं वो 7 होते हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ हमको एक चीज याद रखना है कि वहां पर 7 क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। पहले हम बात करते हैं टार्सल। तो टार्सल आ गया, टो पे टार्सल। टार्सल जो हमारे होते हैं वो 7 होते हैं। यहाँ पर हमारे जो कार्पल बोन्स थे वो 8 थे, वहां पर 7 है। वहां पर क्या होता है कि हमारा जो नी होता है, नी पर एक बोन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, उसको हम पटेला बोलते हैं। तो एक बोन ऊपर चला गया तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, इसीलिए वहां पर एक बोन वहां से 8 की जगह पर एक 7 कर दिया, मतलब टोटल तो 30 रहेंगे। एक उधर से उन्होंने बैलेंस कर दिया, क्योंकि नीचे क्या होता है, हमको एक सपोर्ट चाहिए वहां पर। और हमारा जो पैर है ना वो आगे की तरफ नहीं होता, आगे की तरफ फ्लेक्स नहीं होता, वो पीछे की तरफ मुड़ता है। और हाथ हमारा आगे की तरफ मुड़ता है, पीछे की तरफ नहीं मुड़ता। तो आगे हमारा वहां पर एक सपोर्ट सिस्टम दे दिया, वो पटेला बोन बोलते हैं उसको, जो नी आता है हमारा। तो एक बोन ऊपर दे दिया, इसलिए वहां से उन्होंने जो हमारे टो है, जहाँ पे हमारा टार्सल है, तो टार्सल पे उन्होंने 8 की जगह पर 7 दे दिया, लेकिन हो गए टोटल 1। उसके बाद हम नीचे जाते हैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा था, इसको हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं, वहां पे मेटाटार्सल्स है। तो मेटाटार्सल भी 5 ही है, जैसे मेटाकार्पल्स 5 थे तो वो भी मेटाटार्सल भी 5 ही है। इसके बाद आएंगे हमारी उंगलियां, पैर की जो उंगलियां हैं, उंगलियां में भी सेम इसी तरह से, जैसे हमारे हाथ में है 3 3 3 3 2, तो अंगूठे में 2, बाकी के में हमारे 3 3, वैसे भी
जो पैर के होंगे उसको भी फेलेंजेस ही बोलेंगे, तो वो भी 14 ही आएंगे। तो टोटल बोन की संख्या सेम हो गई, 30 इधर हो गए, 30 उधर हो गए, ऊपर भी 30 हो गए, नीचे भी 30 हो गए। तो 30 30 60 60 60 120 बोन्स ऐसे ही मैंने आपको गिना दी। अभी बचे 126 है टोटल हमारी एक्सट्रीमिटीज में। तो 6 को हम कैसे गिनेंगे? तो अभी 6 वाले में क्या आता है कि हमारा जो मैंने आपको बताया था, हमारा यहाँ पर से हमारा लंग स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हम कॉलर होता है, तो कॉलर बोन बोलते हैं उसको, या तो उसको क्लेविकल बोलते हैं। कॉलर बोन बोलेंगे या क्लेविकल। तो क्लेविकल एक राइट और एक लेफ्ट में है, तो ये 2 हो गए। और हमारा जो पीछे का पार्ट है, पीछे के पार्ट के अंदर 2 बोन आते हैं, उसको हम स्कैपुला बोलते हैं। तो एक स्कैपुला इधर राइट और एक स्कैपुला इधर, तो 2 और 2, इधर के 2 और इधर के 2, 4 हो गए। 4 और दूसरा हम देखेंगे कि उसको पेक्टोरिस बोला है, ये वाले पार्ट को पेक्टोरिस हो गया। और हमारा जो हिप होता है, तो हिप के अंदर 2 बोन होते हैं, श्रोणी बोन, यानी राइट हिप और लेफ्ट हिप। तो ये 1 2 3 4 और वो 5 6, तो ये टोटल 6 बोन हो गए। और वो हमारे हो गए 30 30 30 30, यानी कि 120 और ये 126 हो गए बोन टोटल 126 हो गए हमारे। ठीक है, अभी हम ये जो जॉइंट्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ कि जॉइंट्स क्या होते हैं। टोटल बोन समझ में आ गए हमारा। जो वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ, एक्सियल जो होता है हमारा, जो हेड ट्रंक वाला होता है, उसमें 80 होते हैं, एक्सट्रीमिटीज में हमारे 126 होते हैं। 126 में हाथ में 30, ये राइट में 30, लेफ्ट में 30, पैर में 30, राइट पैर में, लेफ्ट पैर में 30 30 60 60 60 120 में बचे 6 1 2 3 4, श्रोणी के 1 2 मिलके टोटल 6 हो गए। तो हाँ 126 बोन ऐसे हो गए हमारे। अभी हम हेड की बात करते हैं, तो हेड में हमारे आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया 29, इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में 26 और छाती में आएंगे 25। तो सबसे पहले हम 25 से स्टार्ट करेंगे, रिब से स्टार्ट करेंगे 25, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 और हमारा जो हेड है उसके अंदर 29। तो 24 20 25 26 29 मिलके हो गए 80। और वहां पर 30 30 30 120 और 6 बोन जो मैंने आपको बताया, क्लेविकल, स्कैपुला और हमारा जो पेल्विक बोन है वो। तो इस तरह से हमारे टोटल 206 बोन्स हैं, वो इजी याद हो जाते हैं, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती। भी हम बात करेंगे थोड़ा जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स हमारे टोटल टू टाइप के जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स यानी कि अस्थि संधि, जहाँ पर 2 बोन्स जॉइंट होते हैं। तो अस्थि संधि 2 प्रकार की होती है, एक होती है मूवेबल और एक होती है इमूवेबल, यानी कि चल संधि और अचल संधि। अभी चल संधि में क्या, अचल संधि क्या होती है, तो मूवेबल नहीं होती है। तो जो हमारा जो स्कल का पार्ट होता है उसके अंदर जो होता है वो मूव नहीं होता, वो पूरा हेड ही मूव होता है, वो कोई एक संधि मूव नहीं होती। तो जो स्कल का होता है वो अचल संधि बोलते हैं। और जो चल संधि आती है, चल संधि के अंदर 4 टाइप्स के होते हैं। एक बॉल जॉइंट होता है, बॉल यानी कि ये जो हमारा शोल्डर वाला होता है वो, और हमारा हिप वाला होता है, उसके अंदर एक सॉकेट आता है और एक बॉल होता है, तो इसीलिए उसको बॉल वाला जॉइंट बोलते हैं हम उसको, बॉल जॉइंट। दूसरा आता है हमारा ये वाला, ये जो जॉइंट होता है ये, और जो हमारा पैर का जो नी जॉइंट होता है, एल्बो वाला और नी वाला, उसको हम हिंजेस बोलते हैं। हिंजेस यानी कि हम हिंदी में मिजागरा बोलते हैं ना उसको, जैसे लॉक करते हैं हम उसको, तो ये लॉक कर देते हैं हम इस तरह से, इसको हिंजेस बोलते हैं। तो हमारा एल्बो आ गया और हमारा नी आ गया। उसके बाद ये वाला जो कलाई वाला है और हमारा जो टो वाला है, तो रिस्ट वाला या एंकल वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, डबल हिंजेस, क्योंकि वो हिंजेस के बाद आगे जाते हैं डबल हिंजेस। वो भी एकदम इजी है याद रखने में, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे जो फैलेंजेस होते हैं ना, ये वाले पार्ट, उसके अंदर आएगा वो सारे ग्लाइडिंग होते हैं, एक दूसरे पर ग्लाइड हो जाते हैं। वो जैसे हम स्नो में कैसे ग्लाइड होते हैं, इस तरह से ग्लाइड हो जाते हैं। तो ये बॉल वाला, हिंजेस, डबल हिंजेस और ग्लाइडिंग। और एक और दिया हुआ है, उसको पाइवट जॉइंट बोलते हैं। तो पाइवट जॉइंट जो हमारा जो स्कल वाला होता है, जो मैंने आपको बताया एटलस वाला, तो उसको वो स्पेसिफिक जॉइंट होता है, वहां पर एक नॉक होता है और अंदर एक ऐसे जॉइंट होता है, तो वो उसकी ठेसी उसके अंदर लग जाती है, तो वो मूव होता है, लेकिन वो उसके अंदर उसको सपोर्ट मिलता है वहां से, इसलिए उसका स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, वो पाइवट जॉइंट बोलते हैं उसको। तो ये मेन हमारी अस्थियां हो गई, किस तरह से ज्वाइन होती है। अभी हम थोड़ी बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से हमारी जो अस्थियों के साथ कौन कौन से बेसिक रोग पाए जाते हैं जो हम योग रिलेटेड है, और हमारे साथ साधक आते हैं और हमको बोलते हैं कि हमें ये हो गया, ये बोन रिलेटेड ये डिजीज हो गई। तो एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है,
दूसरा होता है हमारा साइटिका, तो साइटिका में हम आगे नहीं झुकते, वो एक नर्व का है, लेकिन वो एक बोन रिलेटेड भी है, लेकिन हम वो नर्व का जब करेंगे तब हम वो सिस्टम में समझेंगे। सिर्फ हमको नाम याद रखना है, क्योंकि इस तरह का डिजीज हमारे पास आएंगे और हमें जब योग करते हैं तो इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं लेकर। और मेन जो होता है उसका डिजीज में, तो आर्थराइटिस, आर्थराइटिस यानी कि गठिया। गठिया में क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं ना हमारे, उसमें सूजन आ जाती है और जकड़न हो जाती है। तो जकड़न हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो उसमें पेन हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे पे जब सूजन आ जाएगी तो लुब्रिकेशन चला जाएगा वहां पर, तो जो जगह होती है वो फिल हो जाती है और फिर पेन शुरू हो जाता है वहां पर, तो उसको हम आर्थराइटिस। अभी एक और सिंपल मेथड बता दूं मैं आपको, किसी भी रोग के जिसके भी पीछे IS लिखा होगा ना, इसका मतलब है कि वहां पर इन्फ्लेमेशन है और वो पेनफुल होता है, यानी कि वहां पर इन्फेक्शन हो गया है। इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, आइटिस, किसी भी के पीछे आइटिस है यानी कि वो इन्फ्लेमेशन है, तो अभी ये हम उसको क्या बोलते हैं, गठिया को आर्थराइटिस। आइटिस, आइटिस आ गया यानी कि वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है वहां पर। तो इसी तरह से हमारे जॉइंट में क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, जकड़न हो जाती है और वहां पर पेन हो जाता है, उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। दूसरा रोग है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, उसको हम अस्थि संधि शोथ बोलते हैं, यानी कि अस्थि संधि, जॉइंट होता है ना, जो अस्थि संधि होती है, जॉइंट के अंदर सूजन आ जाती है, तो जो जोड़ों की हड्डियां होती है ना वो कमजोर हो जाती है और वो हड्डियों में तेजी से वहां पर हड्डी बढ़ने लग जाती है, यानी कि उसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। वहां पर भी स्वेलिंग आ जाती है, इसी तरह से आइटिस नाम पीछे मैंने आपको बताया। और दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, ये एक पूरा डिफरेंट डिजीज है, क्योंकि वहां पर बोन रिलेटेड नहीं होता है, वो बोन की हम दवाई देंगे तो वो क्योर नहीं होता है, क्योंकि वो ऑटो इम्यून डिजीज है। वो हमारा जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है उसमें गड़बड़ी होने के कारण से ये हमारा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो डेवलप हो जाता है, और वहाँ वो भी एक प्रकार का गठिया ही होता है, गठिया जैसे कि कारक ही ऊपर होता है, लेकिन वहां पर जो डिजीज का जो ट्रीटमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वहां पर हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो अंदर उसके साथ इन्वॉल्व होता है। अभी हम थोड़े फैक्ट्स याद कर लेते हैं कि उसके बोन्स के रिलेटेड फैक्ट्स क्या है। तो जब हम 20 साल के होते हैं ना, तब तक हमारा बॉडी का जो ग्रोथ होता है ना, वो बोन्स का ग्रोथ 20 इयर्स तक होता है। यानी कि कोई हमें अगर बोलता है कि आपकी हाइट बढ़ेगी, हम दवाई देते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ 20 इयर्स तक पॉसिबल है। टीन एज जब हमारी खत्म हो जाती है, टीन यानी कि 13 ईयर्स से 19 ईयर्स, 13 ईयर्स से 19 ईयर्स के बीच में मैक्सिमम बोन का ग्रोथ होता है, और 20 ईयर्स के बाद वो ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाता है, यानी कि स्टॉप हो जाता है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होता। तो आप कितना भी आपको कोई बोले कि भाई मैं इतने लाख की दवाई है, इतना, वो सब कुछ मेडिकल साइंस उसको नहीं मानता है। 20 ईयर्स तक जो ग्रोथ होना है वो हो जाता है, उसके बाद कोई ग्रोथ नहीं होता है। दूसरा कि हमारे सब बॉडी में सबसे बड़ा जो बोन होता है वो फीवर, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे छोटा बोन होता है वो स्टेप्स कान में पाया जाता है। और जो हमारा बॉडी का जो वेट होता है, तो वो हड्डियों का 14% वेट हमारा हड्डियों का होता है। हमारे पूरे शरीर के अंदर जो बोन्स का वेट होता है वो टोटल 14% माना जाता है। और जो बोन का जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर से हमारा पूरा बॉडी का ढांचा हमारा बन जाता है। अभी मैं इस तरह से आपको पूरा स्केलेटल सिस्टम के बारे में समझा दिया है। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी सर, और अगर आपको सर कुछ क्वेश्चन पूछना है थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पारुल पटेल जी को। धन्यवाद सर। लगातार व्याख्यान देना ये भी एक अद्भुत कला है। शब्दों का कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से पार्ट को कैसे व्याख्यान में बताना है, ताकि सुनने वाले, जानने वाले जो है उनको समझ में आ सके, और बहुत सहजतापूर्वक इस तरीके से व्याख्यान देते हुए मतलब एक प्रैक्टिकल सिस्टम को अपने शब्दों के द्वारा बता करके व्याख्यान और उससे जानकारी लेकर के बहुत सारे बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को जो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं लगातार उनको लाभ मिलेगा। और आज के इस व्याख्यान के लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
थैंक यू सर। और आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाएगा। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर भगवान दास जी को आए और धन्यवाद प्रेषित करें और साथ ही शांति पाठ करा कर आज के कार्यक्रम यहीं पर विराम दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं डॉक्टर पारुल पटेल जी का भी धन्यवाद देता हूँ। एक बड़ा ही सिस्टमैटिकली और रिदमिक, मैं उसे रिदमिक कहूँगा कि बड़ा ही सुंदर तरीके से आपने इस चीज को बड़ा सहजता के जरिए लोगों को एक ज्ञान प्रस्तुत किया और बड़ा ही सरल भाषा में आसान कर दिया, जो मैं कहूँगा। जी जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर मैं अपने क्लिनिक से ही लेक्चर दे रही हूँ, मेरे पेशेंट बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं पीछे। जी 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 जी, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छा है, आपकी हिम्मत है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ इस चीज के लिए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा है, आपकी जागरूकता को मैं नमन करता हूँ इस चीज के लिए। आइए अब हम वेबिनार को यहीं विराम देते हैं और शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों दर्शन करें, पूर्णता से चेहरे पर स्पर्श करें। धन्यवाद। धन्यवाद। आज का वेबिनार यहीं विराम देते हैं। कल 7:30 बजे पुनः फिर उपस्थित होंगे नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। ओ